हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा करी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग निकाला था उसके सेंटर पे, एक्सेस पे। आज क्या बात करेंगे? आज आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि एक डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे आज की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ चार्ज्ड डिस्क, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ चार्ज डिस्क। चलो साहब, बनाते हैं एक डिस्क। ये हमने क्या बनाई है? डिस्क। डिस्क है तो इसका मतलब क्या है? अंदर ये भरी हुई होगी इस तरह से, ठीक। और इसके सेंटर पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी हमने ये एक्सिस बनाई है, ठीक है। इस एक्सिस पे मान लो हमें एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि जो ये है हमारे पास डिस्क है, इस पे चार्ज डेंसिटी क्या हमारे पास? सिग्मा। इस पे चार्ज डेंसिटी क्या हमारे पास? सिग्मा। अच्छा, तो हमें क्या करना है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर इसकी रेडियस क्या बोलती है हमें? इसकी रेडियस क्या है? आर। इसकी रेडियस क्या है? आर। अच्छा भाई, करने का तरीका क्या है? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस क्या होता है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यही है। इसकी यहाँ पर हेल्प लेंगे और हम एक एलिमेंट बनाएंगे। मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है तो इस पर हम एलिमेंट बनाएंगे और एलिमेंट लेंगे आर पे जा करके डी आर का एक एलिमेंट। क्या चीज? आर पे जाके डी आर मोटाई हमने एलिमेंट बनाया। इसकी मोटाई क्या है? डी आर। इसकी मोटाई क्या है? डी आर। तो इस डी आर मोटाई का जो एलिमेंट है, इस पे छोटा सा चार्ज डी क्यू क्या लिखेंगे? डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। डी ए क्या है? इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर। ठीक भाई, ये बात समझ आती है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देखो, एक रिंग है, ये एक चार्ज रिंग है और इसकी वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? डीई इज इक्वल टू, भाई एक एलिमेंटल है, सोचा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी। क्या आएगा? के क्यू कितना है यहाँ पर? डी क्यू। के डी क्यू इंटू एक्स। क्या है? एक्स ही है, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? उस रिंग की रेडियस। इस रिंग की रेडियस क्या है? स्मॉल आर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। करेक्ट है? कोई कंफ्यूजन? डी क्यू की जगह पर उठा के ये रख दो, क्या आ जाएगा? के सिग्मा 2 पाई आर डी आर एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। चलो साहब, ये भी आया अपने को समझ, ठीक। अब क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है? रिंग की वजह से डायरेक्शन बताई थी मैंने, along its axis। अच्छा, तो अब करना क्या है? क्या सारे इस तरह के जो इलेक्ट्रिक फील्ड आए हैं, सारे जो डीई आए हैं, इन सबको जोड़ना है, अर्थात इंटीग्रेशन कर दो। क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू के की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई, सिग्मा इंटू 2 पाई, एक्स भी है यहाँ पर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा हमारे पास? आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। करेक्ट? आर की लिमिट 0 से कैपिटल आर, करेक्ट। 2 से ये आ गया, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर? सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? छोटा सा पैतरा अपनाएंगे हम लोग। इंटीग्रेशन का क्या होता है? मान लिया हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया? कोई टी स्क्वायर मान लिया। इसका इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिया टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2r डी आर, क्योंकि आर यहाँ पे वेरिएबल है, तो 2r डी आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0, क्योंकि ये हमारी एक फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। इज इक्वल टू 2t dt। यानी आर डी आर की जगह क्या रख सकते हैं? 2t dt। आर डी आर की जगह क्या लिख सकते हैं? आर डी आर की जगह टी डी टी। आर डी आर की जगह टी डी टी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। स्क्वायर रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा टी क्यूब। करेक्ट है? लिमिट देखो ध्यान से, जब हम r की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? सॉरी, t की वैल्यू क्या आएगी? x। तब t की वैल्यू क्या आएगी? x। और जब r की वैल्यू कैपिटल R रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है? इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t, तो -1/t लिमिट्स फ्रॉम x टू अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट? सही है क्या?
अच्छा, इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, लेट मी चेक, हाँ ठीक है, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट रखेंगे तो माइनस साइन है, माइनस साइन लिमिट में कंपेरिजन करेंगे तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करोगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of a charged disk. This is the electric field on the axis of a charged disk, sigma by 2 epsilon naught 1 minus x upon under root r square plus x square। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, पक्का। अब बहुत ध्यान से अगर आप सोचो कि ये जो x है ना, ये जो x है ये हम r स्क्वायर के कंपैरिजन में, ये हम r स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत छोटा सा ले लें, यानी डिस्क के बहुत पास अगर आप ये चीज कैलकुलेट करोगे तो ये टर्म क्या होगा, ये टर्म क्या होगा, बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि x बहुत छोटा है। इफ x इज मच मच लेस देन, इसको इधर लिख लेते हैं, इफ x इज मच मच लेस देन r, इफ x इज मच मच लेस देन r, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या केवल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो e क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर x बहुत छोटा है इस रेडियस के कंपैरिजन में, तो उस पॉइंट के लिए जो डिस्क है इट विल वर्क एज एन इनफाइनाइट शीट, इट विल वर्क एज एन इनफाइनाइट शीट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। क्या चीज, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप गॉस लॉ से जब प्रूव करोगे तब भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आता है। तो चीज ध्यान रखने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या मेरी बातें क्लियर है, पक्का। चले आगे, चलो शाबाश, नोट करो इसको। तो अब बात करते हैं, एक सवाल करते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए। इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़िया सा एक सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को मिला करके, ठीक है। सवाल क्या है, ध्यान सुनो मेरी बात, कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक, और इस रिंग की चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज लैम्डा, और इसकी रेडियस जो है दैट इज r, इसकी रेडियस जो है दैट इज r। अच्छा भाई, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है प्लस का स्मॉल q, प्लस का स्मॉल q। अच्छा भाई, अब ध्यान से सोचो, क्या ये प्लस q चार्ज इस रिंग के हर एक पॉइंट पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा? भाई ये प्लस q है, इस पे चार्ज है ऑलरेडी, तो इस पे हर पॉइंट पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। और अगर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा यानी रिंग पे खिंचाव आ रहा होगा, यानी रिंग में टेंशन आ रही होगी। वही टेंशन आपको कैलकुलेट करनी है कि क्या टेंशन होगी इस रिंग में। कैलकुलेट द टेंशन इन द रिंग। क्या मेरी बात क्लियर है? करने का तरीका, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, ये आपको हर चैप्टर में मिलेगा। जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हो तो वहां पे भी आपको रोटेशन में सवाल मिलता है, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे चार्ज फोर्स वाला सवाल मिलता है, ठीक है। तो टेंशन निकालना है, क्या करते हैं, ध्यान से देखो। हम यहाँ पे एक सेगमेंट मानते हैं, हम क्या करते हैं, सेगमेंट, छोटा सा सेगमेंट लिया, हमने थोड़ा सा बड़ा लेंगे इसके, लेकिन होता एक छोटा सा है, ठीक है। हमने एक छोटा सा सेगमेंट लिया, इस सेगमेंट में ये देख, इस सेगमेंट को देखना जरा ध्यान से, ये सेगमेंट जो है सेंटर पे इस तरह से है, ठीक है। और मान लिया कि ये जो एंगल है दैट इज ये वाला डी थीटा और ये वाला भी डी थीटा, यानी टोटल जो है इस तरह से आपका दिख रहा होगा, ये इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। और ये जो एंगल है दैट इज डी थीटा और ये वाला भी जो है डी थीटा है, ठीक है। टोटल 2 डी थीटा बन रहा है। अब टेंशन किस तरह से लगेगी, टेंशन की डायरेक्शन सोचना बहुत जरूरी है। क्या हर एक पॉइंट, क्या इस रिंग का हर एक पॉइंट एक दूसरे को खींच रहा होगा, उसी वजह से टेंशन आ रही होगी, हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को खींच रहा होगा, यानी अलोंग द रिंग आपकी टेंशन भी लग रही होगी, अलोंग द रिंग आपकी टेंशन लग रही होगी। ये टेंशन की डायरेक्शन, ये किसी डायरेक्शन है, टेंशन की। अच्छा साहब, ठीक है। ये अगर 2 डी थीटा, टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है, आप हमें 2 डी थीटा क्यों माना है कि आराम रहेगी उसको लिखने में, थोड़ा सा नोटेशन आप यहाँ पे डी थीटा बाई 2, यहाँ पे डी थीटा बाई 2 लिख सकते हो, मतलब टोटल डी थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आर्क है इसकी लेंथ क्या बनेगी, इस आर्क की लेंथ क्या बनेगी, मेरे पास रेडियस है r इंटू एंगल कितना है 2 डी थीटा, ये लेंथ है। इसका मतलब छोटा सा चार्ज, इस जो लेंथ है इसमें छोटा सा चार्ज dq कितना होगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा r इंटू 2 डी थीटा, लैम्डा इंटू r 2 डी थीटा, करेक्ट है। ओके साहब, चलो बढ़िया, बात समझ आई।
तो ये डी क्यू चार्ज है सारी रिंग पे। अब यहाँ पे तो चार्ज रखा हुआ है पास प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। अब ध्यान सोचो हमने किया क्या वास्तविकता में कि बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है, ये हमने क्या लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया इसका मतलब बहुत छोटा सा। तो इस वाले एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस वाले एलिमेंट पे इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और इस एलिमेंट की वजह से इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो बेसिकली हमें इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देखो ये वाला इस पे ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, के छोटा क्यू इंटू इसका चार्ज यानी डी क्यू बाई ये डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना होगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू के क्यू डी क्यू बाई ये डी क्यू, आप इसको कैपिटल क्यू मान लो वरना कंफ्यूजन होगा, ये कैपिटल क्यू मान लो, ठीक है, इसको कैपिटल क्यू मान लो ना आप क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे, ठीक है, ये इसको कैपिटल क्यू मान लो, ठीक। तो के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज द छोटा सा फोर्स ऑन दिस चार्ज, ऑन दिस एलिमेंट, ठीक। अब ध्यान से देखो कि ये एंगल थीटा है, आपने क्या किया कि यहाँ पर एक इस तरह से लाइन खींची और ये एंगल डी थीटा है, तो ये भी कितना होगा डी थीटा, तो ये 90 माइनस डी थीटा, तो ये कितना होगा डी थीटा, करेक्ट है। ये टेंशन अगर इधर है तो इधर की तरफ टेंशन का कंपोनेंट क्या होगा टी कॉस डी थीटा, इधर क्या होगा टी कॉस डी थीटा, और इधर क्या होगा टी साइन डी थीटा, टी साइन डी थीटा, करेक्ट। सिमिलरली यहां पर आ जाओ, इधर क्या होगा टी साइन डी थीटा और इधर क्या होगा टी कॉस डी थीटा, करेक्ट। ध्यान से देखो तो सिमेट्रिक बॉडी है, यानी टी कॉस डी थीटा जो है इधर बैलेंस कर देगा इसको, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस फोर्स इज बैलेंसिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग, सॉरी टेंशन इन द रिंग, ठीक। साइन डी थीटा या टी साइन डी थीटा, टोटल कितना होगा 2t साइन डी थीटा, कितना हो गया 2t साइन डी थीटा इज इक्वल टू दिस छोटा सा फोर्स, दिस छोटा सा फोर्स क्या है के क्यू डी की वैल्यू रख दो, डी की वैल्यू क्या है डी सॉरी डी की वैल्यू कहाँ लिखी थी मैंने, डी की वैल्यू ये लिखी है क्या लैम्डा इंटू आर इंटू टू डी थीटा बाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। अब मैंने आपको बोला था ये एलिमेंट बहुत छोटा सा, जब एलिमेंट बहुत छोटा सा है इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि साइन डी थीटा इज अप्रोक्सीमेटली डी थीटा, साइन डी थीटा इज अप्रोक्सीमेटली डी थीटा। तो साइन डी थीटा क्या लिखा है डी थीटा, तो ये डी थीटा से ये डी थीटा गया, इस 2 से ये 2 गया, करेक्ट है। एक आर से एक आर गया, क्या बचा इधर, केवल इधर बचा हमारे पास केवल टेंशन, और टेंशन की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई के कैपिटल क्यू लैम्डा, ठीक है, कुछ और बचा ऊपर नहीं, अपॉन आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द इन द रिंग, इन दिस रिंग। यहां पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी के क्यू लैम्डा बाई आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन दिस रिंग। क्या मेरी बातें क्लियर है, पक्का। चले आगे, चलो शाबाश, नोट करो इसको। अब बढ़ते हैं चैप्टर में थोड़ा सा आगे और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमने आपको सिंपल जब चार्ज अभी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड्स में है तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज मतलब समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनविजिबल, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखता तो है नहीं, बट हम करते क्या है अपनी सहूलियत के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कुछ लाइंस के फॉर्म में दिखा दिया है, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो हम बोलेंगे किसमें से फील्ड इस तरह की होगी जो इस तरह की लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी कि वो बाहर की तरफ जाए। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना। ये हमने किसका दिखाया प्लस क्यू के लिए। अगर हम माइनस क्यू को दिखाएं, अगर हम माइनस क्यू को दिखाएं तो क्या होगा, यहां पर लाइंस जो होती है अंदर की तरफ आती है, ये माइनस चार्ज के लिए, ठीक, प्लस क्यू माइनस क्यू। अच्छा भाई, दूसरी बात, मान लो हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड का ये प्लस क्यू रखा हुआ है और ये माइनस क्यू रखा हुआ है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू से निकलेंगी और माइनस क्यू में जाएंगी इस तरह से। बात समझ रहे हो, इस तरह से, ठीक। ठीक है, करेक्ट, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी दिखेंगी, ठीक।
ठीक, सेम मैग्नीट्यूड के हमने चार्जेस दिखाए हैं। तो इस तरह से बेसिकली बात करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी दिखा रही है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही, जितनी ज्यादा लाइंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी कम लाइंस उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लो अगर मैं बोलूं एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, ठीक, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से है, ठीक, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से है। ठीक, आपसे बोला जाए कौन सा चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, छोटा वाला या बड़ा वाला? सिंपल क्या है, जिसमें लाइन ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो वो वाला चार्ज हमारा बड़ा होगा। ये कुछ बेसिक सी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये एक दूसरे को ना कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बात अपनी भाषा में लिखना जरूर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डजंट intersect each other। ठीक, पहला क्या था कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज में अंदर जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और क्या है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। सिंपल। एक बात और, अब चूंकि ये पॉजिटिव से निकल रही है निगेटिव में जा रही है, इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक आर्क ही बना रही है, सिर्फ कर्व ही बना रही है, ये कभी भी लूप नहीं बनाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डजंट एग्जिस्ट इन अ लूप। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट एग्जिस्ट इन अ लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट एग्जिस्ट इन अ लूप, ये कभी भी लूप नहीं बनाती। इसके बारे में अभी बहुत ब्यूटीफुल बातें हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो भी हम लोग डाइवर्जेंस कर्ल वगैरह भी सीखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखो, बहुत आराम से सारी चीजें हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या यहाँ तक बात करें तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये बात याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लूप में नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इस पर सवाल भी बन सकता है। सवाल किस तरह से बन सकता है? मान लो आपको दिया गया है, मान लो दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट, और बोल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डजंट रिप्रेजेंट अ प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ऑप्शन इस तरह से दे सकते हैं। ऑप्शन ए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ये एक चार्ज है, कोई भी चार्ज है, ठीक है, मान लिया पॉजिटिव लिखते हैं, तो एक ये चार्ज है, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा इसमें से फिगर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ध्यान से देखो तो इस वाला जो फिगर, ये जो फिगर है, यहाँ से दोनों लाइंस बाहर जा रही हैं, अर्थात ये पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे क्या है, दोनों अंदर की तरफ आ रही है, यानी नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे क्या है, एक अंदर जा रही है, एक बाहर जा रही है। पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक चार्ज पे लाइन अंदर भी आए और बाहर भी जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये वाला हमारा गलत है। और यहाँ पे क्या है, एक से निकल रही है दूसरे में जा रही है, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। बात समझ आ रही? कुछ इस तरह से हो सकता है कि ऑप्शन कुछ ये हो सकते हैं कि मान लो आपको दिया गया है कि एक इस तरह से है, ठीक, ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह से बेसिक सवाल भी कभी भी कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो इनका दिमाग में रखना, इन जो प्रॉपर्टीज है इनका दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पक्का? बातें क्लियर है? इनको नोट कर लो, अपनी भाषा में कुछ लिखना जरूर। ठीक है, चलो उतारो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं। एक मैथमेटिकल कुछ टूल्स है, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल चीजें हैं, इनका फिजिक्स में बहुत ज्यादा रोल आता है, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। इनका एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो होते हैं इनका ईएमटी में स्पेशली बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्या चीज? कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक, सोच रहे हो कि कहां से आ गया, क्यों ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको कोई भी जो मान लो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया गया है, जो भी सिस्टम दिया गया है, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लो हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू अ स्फीयर और ड्यू टू अ सिलेंडर, तो उसकी जो सिमेट्री है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसकी हेल्प से बहुत आसानी से
हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। जब भी हम एमटी की बात करते हैं तो 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। पहला हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। दूसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक, तीसरा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तीसरा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? वही जो सिंपल एक्स वाई जेड जो हम क्लास 11th 12th से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक, इसमें क्या होता है हमारे पास, ये हमारा x मान लिया है, ये हमारा y मान लिया और ये z। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो हम अगर प्रॉपर एक नॉमेनक्लेचर देखें तो x हमारा इस तरफ होता है, ठीक है, y हमारा इस डायरेक्शन में और z हमारा ऊपर। तो ये इस तरह से होता है कि x क्रॉस y जो हो हमेशा z हो। x की तरफ हाथ रख के y की तरफ अगर घुमाओ तो z की डायरेक्शन में आना चाहिए। इस तरह से x इस डायरेक्शन में, y इधर, तो x क्रॉस y z आना चाहिए। तो इस तरह से एक प्रॉपर जो नॉमेनक्लेचर होता है ना, वो होता है कि x y और z। ठीक, यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? x, y, z से, x, y, z से दिखाते हैं, सिंपल। अच्छा, मान लो यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में थोड़े से और डिटेल में अगर बातें करें तो हमारे पास एक एरिया एलिमेंट है। ठीक है, एक एरिया एलिमेंट है, सिंपल। तो ये एरिया एलिमेंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? डीए क्या हो सकता है? अगर वो XZ प्लेन में है, अगर वो XZ प्लेन में है तो उसका एलिमेंट क्या होगा? dx dz। ठीक, अगर वो YZ प्लेन में है तो क्या होगा? dy dz। जिस भी प्लेन में होगा उसके छोटे छोटे से एलिमेंट रख देंगे। बात समझ आ रही है? अगर वो XY प्लेन में है तो एरिया एलिमेंट क्या होगा? dA इज इक्वल टू dx dy। सिंपल। मतलब क्या है कि अगर हमने एलिमेंट लिया इस तरह से, ध्यान से देखो, तो मान लो ये XZ प्लेन में है तो ये क्या है हमारे पास? dy, छोटा सा dy, और ये क्या है? छोटा सा dz। तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही तो इसका एरिया बन रहा है, इनका मल्टीप्लीकेशन ही तो ये एरिया बन रहा है। इसका मतलब क्या? dy इंटू dz क्या हो गया? इसका एरिया। अगर ये xz में है तो वही dx dz, सिमिलरली dx dy। अगर हम यहाँ पर कोई एक वॉल्यूम लेते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई एक वॉल्यूम लेते हैं, छोटा सा वॉल्यूम लिया, सिंपली वॉल्यूम क्या लिखेंगे? इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम वॉल्यूम लिखेंगे dv, वो क्या आ जाएगा हमारे पास? dx dy और dz का मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या सिंपल क्या लिखेंगे? dx dy dz का मल्टीप्लिकेशन इज द वॉल्यूम एलिमेंट। ये क्या हमारे पास? एरिया एलिमेंट। तो एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट अगर आपने लेना सीख लिया तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, बस इतना आपको सीखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ये तो हम लोग पढ़ते ही चले आ रहे हैं, इसमें कोई खास बात तो है नहीं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की। इसको समझते हैं बहुत आराम से, एक एक स्टेप समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम सारी चीजें, सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं और किस तरह से एरिया एलिमेंट, किस तरह से वॉल्यूम एलिमेंट हम लेते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं जरा सा। ध्यान से देखो, क्या चीज? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक स्फीयर बनाते हैं। ठीक, इसके लिए हमने क्या किया? एक स्फीयर बनाया और उसमें एक्सिस हमने डिसाइड कर दी कि सिमिलरली पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया और उसको हम स्फेरिकल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्स एक्सिस, ये था वाई और ये था जी। ठीक, अब जो भी हमारा स्फीयर होगा उसमें हम कुछ पैरामीटर डिफाइन करते हैं, उसमें हम कोई पैरामीटर डिफाइन करते हैं, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं और कोऑर्डिनेट्स को जो दिखाते हैं दैट इज विद आर, थीटा एंड फाई। कोई भी जो कोऑर्डिनेट होगा वो इन 3 पैरामीटर्स के फॉर्म में दिखाया जाता है। किस तरह से? समझो ध्यान से। मान लो हमने यहां पर कोई एक पॉइंट लिया तो उस पॉइंट को हम दिखा रहे हैं अगर आर, थीटा, फाई, तो क्या मतलब है इसका? कि हमने, अब देखना ध्यान, सुनना ध्यान से, कि हमने आर डिस्टेंस पर जाना है। ठीक, यहां से जो z एक्सिस है वो थीटा डिग्री बना रहा है। ठीक, हमने क्या किया? z एक्सिस थीटा डिग्री पर गए और r दूरी पर गए। ठीक, तीसरी चीज कि वो जो पॉइंट है ना वो x एक्सिस से 5 डिग्री बना रहा है। उसका जो प्रोजेक्शन है बेसिकली बोल सकते हैं कि वो x एक्सिस से 5 डिग्री बना रहा है। एक स्फीयर बनाने के लिए बस यही 3 चीजें हमें चाहिए होती है। क्या? कि आप सबसे पहले क्या किया? आप एक r दूरी पर गए,
मान लो जेड में एक आर दूरी पर गए, ठीक, थीटा एंगल पर मुड़े और उसको हमने पूरा एक फाई घुमा दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। सिंपल। हमें थीटा कहां से कहां तक लेना है, हमें थीटा लेना है पूरा 0 से 2 पाई, मतलब देखो ध्यान से, हम आर दूरी पर गए, ठीक, 0 से 2 पाई पूरा हमने क्या किया, देखो ध्यान से, अभी क्या बना, उसको इमेजिन करना पड़ेगा। आपने क्या किया, ध्यान से, आपने क्या किया, आप आर दूरी पर गए जेड में, ठीक, थीटा एंगल, थीटा की पूरी लिमिट क्या, थीटा जो है इट इज वैरिंग फ्रॉम 0 से 2 पाई, सॉरी 0 से पाई, 0 से पाई यानी पॉजिटिव जेड से नेगेटिव जेड, एंड फाई इज वैरिंग फ्रॉम 0 से 2 पाई, ठीक। तो आपने क्या किया, आर डिस्टेंस पर गए जेड में, ठीक, और उसको क्या किया, पूरा फुल थीटा घुमा दिया, फुल थीटा घुमाया, इसका मतलब क्या, पूरा 0 से पाई, ये क्या बन गया आपके पास, एक हाफ सर्कल बन गया। ये क्या बन गया आपके पास, हाफ सर्कल बन गया। अब इस हाफ सर्कल को आपको 0 से 2 पाई घुमा देना है, तो आपके पास ये जो हाफ सर्कल बना है, इसको आप 0 से 2 पाई अगर घुमाओगे तो आपके पास इसने क्या बना दिया, एक सर्कल बना, सॉरी एक स्फीयर बना दिया। इसने क्या बना दिया, ये किया, ये एक हाफ सर्कल बना, इसको आपने क्या किया, चारों तरफ घुमा दिया। समझ रहे हो, इसको इस तरह समझो, देखो ध्यान से, कि मान लो ये हमारे पास पॉइंट था, ठीक, यहां पे हमने पॉइंट लिया और इसको हमने क्या किया, इस तरह से पूरा घुमा दिया, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन गया हाफ सर्कल। और इस हाफ सर्कल को जब आप घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, तो आपके पास क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो दैट्स व्हाई दीज 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रेजेंटिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, सिंपल। अच्छा, अब इनका कार्टेशियन में रिलेशन क्या है उसको ध्यान सुनो, ठीक। हमने ये आर लिया था, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा बेटा, तभी बात समझ आएगी, ठीक। तो हमने ये दूरी आर ली है, ये दूरी क्या है, आर है, ठीक। अब आर जो है वो 3D में है, आर जो है वो 3D में, तो ऐसा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपको एक कॉर्नर समझना पड़ेगा, ठीक। मान लो इस कॉर्नर पे अपन खड़े, ठीक है, यहां से ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है और ये वाला जेड है। तो हमने क्या किया, हम एक आर दूरी पर यहां पर गए, ठीक, ये दूरी आर है, ये दूरी क्या है, आर। अब इस आर के ये और ये एंगल क्या है, जेड के साथ जो एंगल बना दैट इज थीटा, ये आर है और ये एंगल क्या है, थीटा। अब इसके आप 2 कंपोनेंट करो, एक अलोंग द जेड, एक परपेंडिकुलर टू द जेड। ध्यान से देखो, तो ये जो अलोंग द जेड है वो तो जेड में आएगा, वो जो हुआ आर कॉस थीटा होगा, ये आर था तो ये आर कॉस थीटा होगा और ये वाला आर साइन थीटा। बट ये जो आर साइन थीटा है ना, ये एक्स और वाई दोनों के कहीं बीचों बीच में लाई कर रहा है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये एक्स और वाई दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट जो आया वो आर साइन थीटा। अब दिस आर साइन थीटा इज मेकिंग एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस, यहां से ये फाई एंगल बना रहा है, यहां से ये फाई एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट एक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, दिस इनटू कॉस थीटा। तो ये क्या था, आर साइन थीटा, इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा इनटू कॉस फाई। ये आर साइन थीटा था, ये एंगल फाई था, और साइन थीटा कॉस फाई। तो एक्स के अलोंग जो हमारे पास कंपोनेंट आया दैट इज आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक। कॉस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी, ये आर साइन थीटा था, इसको मैंने इधर घुमाया और फाई इधर है, तो ये क्या होगा, आर साइन थीटा कॉस साइन फाई, दिस विल बी आर साइन थीटा साइन फाई। और जेड तो हम पहले लिख चुके हैं, आर कॉस थीटा, जेड क्या हमारे पास, आर cos theta. These are the coordinates of the spherical coordinate system. These are the coordinates with basically relation between spherical coordinate system and Cartesian coordinate system. बात क्लियर है, विजुअलाइज हुआ थोड़ा सा। अब ध्यान सुनो, अब मान लो हमको यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लेना है, ठीक। तो हमने एरिया एलिमेंट लेना है, हमें क्या लेना है, एरिया एलिमेंट, छोटा सा एरिया एलिमेंट डीए लेना है। अब ध्यान सोचो, सरफेस पे लेना है अगर एरिया एलिमेंट, सरफेस पे हमें एरिया एलिमेंट लेना है। ध्यान सोचो हमारे पास कैसा बनेगा, क्या वो इस तरह से बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, ठीक। आपने करना क्या है, यहां पर आपको एलिमेंट विजुअलाइज करना पड़ेगा, ध्यान सोचो। मैं एक छोटा सा कुछ लेता हूं, ठीक है। मान लो दिस इज द एरिया एलिमेंट, अब आपको थोड़ा हल्का सा कर्व मानना पड़ेगा इसको, ठीक है। दिस इज द एरिया एलिमेंट, दिख रहा है, दिस इज द एरिया एलिमेंट, ये पावर बैंक क्या है, एरिया एलिमेंट, ठीक। अब इस एरिया को आप कैसे नापोगे, सबसे पहले यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करते हैं, हम जेड से शुरू करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर आए, ठीक। अब हमें करना क्या है, अगर हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो हम सिंपल क्या करेंगे, आर को डी थीटा घुमा देंगे, आर को यहाँ से यहाँ तक मान लो डी थीटा एंगल है, तो आर को डी थीटा घुमा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली साइड
ये वाली साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, आर डी थीटा, ये वाली साइड क्या आ जाएगी, आर डी थीटा। बात समझ आ रही है, आर डी थीटा। अब ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक एंगल क्या था, थीटा, यहां से यहां तक एंगल क्या था, थीटा। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ना, हम आर को ऐसे नहीं घुमा सकते हैं, हम आर को ऐसे नहीं, ये आर है तो इसका नीचे वाला कंपोनेंट क्या होता है, ये वाला आर साइन थीटा, क्योंकि जो फाई होता है ना वो हमेशा प्लेन में होता है, ये फाई क्या है, एक प्लेन में है, तो ये हम इस तरह से फाई नहीं घुमा सकते, हम हमेशा इस तरह से फाई घुमा सकते हैं, ठीक। तो ये आर था तो हमने इसका इधर कंपोनेंट लिया आर साइन थीटा, और उसको हम ऐसे घुमाएंगे, इतना इतना घुमाया हमने इसका प्रोजेक्शन को, इतना घुमाया, तो दिस इज व्हाट आर साइन थीटा इंटू डी फाई, हमने एक छोटा सा एंगल डी फाई घुमाया, तो साइन थीटा को हम कितना घुमा रहे हैं, डी फाई, दिस इज व्हाट आर साइन थीटा इंटू डी फाई। तो एरिया एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी फाई, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन बेसिकली, दिस इज द एरिया एलिमेंट, दिस इज द एरिया एलिमेंट। सिंपल, फिर से सुनो एक बार, ये आर है, ठीक, एंगल कितना है, ये थीटा, ठीक, ये कितना है, डी थीटा, तो आर डी थीटा इसकी मोटाई हो गई, ये क्या हो गया, आर डी थीटा, ठीक। इसका नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या है, आर साइन थीटा, और ये वाला हम देखो कि फाई जो है ना वो हम इसी डायरेक्शन में, मतलब आर साइन थीटा वाला ही फाई घूम सकता है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही फाई हो सकता है, तो हमने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया साइन थीटा और उसको डी फाई घुमाया, उसको डी फाई इतना घुमाया, दैट इज व्हाट आर साइन थीटा इंटू डी फाई, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, डी ए। अब अगर हमें वॉल्यूम लेना है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम एलिमेंट डीवी, तो वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ये एरिया एलिमेंट इंटू इसकी थिकनेस, इंटू इसकी थिकनेस, तो दिस एरिया इंटू थिकनेस क्या है, इस डायरेक्शन में थिकनेस होगी ना, आर की डायरेक्शन में थिकनेस होगी, तो हमने क्या मान लिया, डी आर इसकी थिकनेस है, तो वॉल्यूम एलिमेंट हमने इस तरह से दिया, तो मतलब हमने क्या किया, वॉल्यूम एलिमेंट इस तरह से दिखाते हैं, वॉल्यूम इधर दिखा देता हूं, ठीक, दिस इज व्हाट डी आर, ठीक, बाकी एरिया कितना था इसका, दिस, तो डी आर का मल्टीप्लाई कराना, यानी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई इंटू डी आर, this is what volume element of this system in the spherical coordinate system। कंफ्यूजन कोई, पक्का, ये होगा इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या आ गया इसका एरिया आ गया, ये क्या आ गया इसका वॉल्यूम आ गया, सिंपल। तो दिस वाज अब ऑल अबाउट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बहुत ज्यादा अपन नहीं सीख रहे, धीरे धीरे चीजें जो आएंगी, इसका डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, वो धीरे धीरे हम लोग विद द कॉन्सेप्ट विद द फ्लो आगे बढ़ जाएंगे और चीजें सीखते रहेंगे साथ में, ठीक है। जो मेन बात अभी में सीखनी थी वो ये थी, ताकि हम आगे बढ़ सके, चीजें नई नई सीख सके। बात क्लियर है, पक्का, चलो इसको उतारो। अब बात करते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की। अब बात करते हैं क्या, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या चीज, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए सिंपल सा कोई, ये तो और भी इजी है, देखना ध्यान से। ये एक सिलेंडर है, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना क्या होता है वास्तव में, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, देखना ध्यान से, ये x, ये y और ये z, सिंपल, पक्का। अच्छा, हमने मान लिया कि इसकी जो हाइट है दैट इज z, सिंपल, ये तो हाइट z ही होगी, z डायरेक्शन में z होगी, इसमें हाइट में तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो z कोऑर्डिनेट तो z ही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक। मान लिया कि इस डायरेक्शन में, किधर, इस डायरेक्शन में इट इज रो, इट इज रो, या रो ना दिखा के आप स्मॉल s दिखा दो, जो कि ग्रिफिथ्स का एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, तो अपन वैसे फॉलो कर लेते हैं। जनरली इसको रो भी से दिखाते हैं, कहीं कहीं पे एस से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या मान ली हमने, आर, सॉरी एस, इसकी रेडियस क्या मान ली, एस। अब एक सिलेंडर कैसे बनेगा, ध्यान देखना। हमने क्या किया, ओरिजिन पे खड़े हुए, और एक एस दूरी पर गए। हमने क्या किया, ध्यान सुनना, हमने क्या किया, ओरिजिन पे खड़े हुए, ये y, ये x, ये z, ठीक। हमने क्या किया, एक s दूरी पर गए, ठीक, और z हाइट पर गए, ठीक। ये जो भी हमारे पास बना, ये जो एलिमेंट बना, इसको हमने 360 घुमा दिया, 0 से 2 पाई, इसको हमने 360 घुमा दिया 0 से 2 पाई, तो हमारे पास क्या बन गया, एक सिलेंडर।
इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो तीन कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारे पास इसकी हाइट z, एक हम s जिस दूरी पर आए थे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखेंगे, रो सॉरी या s जो कि ये इसकी रेडियस है, इन और कॉमा s कॉमा जितना हमने घुमाया है, दैट इज कॉल्ड, हमेशा जो रोटेशन होता है ना अबाउट द z एक्सिस, दैट इज कॉल्ड फाई, रोटेशन क्या है फाई, एंड हाइट क्या है इसकी z। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं s कॉमा फाई कॉमा z। मतलब आप s दूरी पर गए, z हाइट पर गए और इसको घुमा दिया 360 पाई से, फाई को 2 पाई घुमा दिया, आपके पास ये बन गया, सिंपल। अच्छा भाई ठीक, अब ध्यान से देखो, ये s थीटा s फाई z आ गया। अब इनका रिलेशन देखते हैं, तो x y z में, x y z में, तो हमने कोई भी एक पॉइंट लिया, यहाँ पर आर्बिट्री पॉइंट लिया x y z, x y z, सिंपल। अच्छा, इस x y z का आप देखो कि रिलेशन क्या होगा इनमें, ठीक। तो x निकालने के लिए क्या करोगे, x तो हमारे पास सिंपल क्या है, x यहां कहीं होगा, ठीक। x इज व्हाट, सरफेस पे ही ले सकते हैं, तो x इज व्हाट, सिंपल s, x इज व्हाट, x इज व्हाट, ध्यान से देखना, ये रो सॉरी ये s था हमारे पास, s नहीं x, सॉरी x नहीं s बोल रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है, सोचो, ये x y z है, ठीक है। हमें इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए x y z में क्या करना पड़ेगा, ये s था, ये दूरी क्या थी s, तो x में इसका कंपोनेंट कैसे लोगे, x में कंपोनेंट क्या लोगे, ये फाई एंगल है, ये x एक्सिस है, ये s है, तो इधर क्या होगा s cos फाई, x में क्या होगा s cos फाई, तो x इज इक्वल टू s cos फाई, ये s था, ये एंगल हमेशा फाई बनता है, x के साथ वाला हमेशा फाई बनता है, ध्यान देखो, ये वाला एंगल क्या होगा फाई, ये वाला एंगल क्या होगा फाई, तो ये s था, इधर क्या होगा s cos फाई, तो इधर क्या होगा y में s sin फाई, y में क्या होगा s sin फाई, z में क्या बचा, z में तो हमारे पास सिंपल हाइट ही है उसकी, यानी z। दिस द रिलेशन बिटवीन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सिंपल। अब मान लो हमें लेना है इस पे एक एरिया, हमें क्या लेना है, इस पे एक एरिया लेना है, तो एरिया लेने के लिए क्या करेंगे, हमने सिंपल यहाँ पर कोई एक एरिया सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पर सिंपल कोई एक एरिया सेलेक्ट किया, ठीक। इस एरिया को अपन कैसे लिखेंगे, इस एरिया को ध्यान से देखो हम क्या लिख सकते हैं, इस एरिया को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, हम मूव किए किस पे, सरफेस पे मूव किए, यानी एस में तो चेंज नहीं आ रहा है, ऊपर भी सरफेस पे मूव किए और इधर भी एस सरफेस पे मूव किए, यानी हाइट जो है दैट इज तो हम dz लिख सकते हैं, ये दिस स्मॉल हाइट इज dz, बट इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, हम हमेशा मूव करते हैं इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हम हमेशा मूव करते हैं इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर ये दूरी s है, अगर यहां से यहां तक की दूरी s है, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो छोटा सा एंगल है दैट इज d फाई, दैट इज d फाई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं s d फाई, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे थे, उसमें हमें इसका कंपोनेंट लेना पड़ रहा था, हमने यहाँ पर r लिया था तो हमें इधर कंपोनेंट लेना पड़ रहा था s जो भी था r sin थीटा इंटू डी फाई कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ भी s है और यहाँ से यहाँ भी s है, तो इसमें पूरी जगह पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर कोई ऐसा वाला कंपोनेंट ही नहीं है, यहाँ पे सारा ये है, समझ रहे हो, s d फाई इंटू डी z, दिस इज एरिया, दिस इज एरिया एलिमेंट। वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम लेना है dv, सिंपल क्या आ जाएगा, एरिया में मल्टीप्लाई कर क्या करा दो, इसकी विड्थ यानी ds का मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा s ds d phi dz, दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द cylinder, this is the volume element of the cylinder, this is the area element of the cylinder, and this is simply relation between Cartesian and cylindrical coordinate system। I hope यहाँ तक की बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स थे जिनका हम यूज करने वाले हैं अभी आने वाला जो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें यूज करेंगे इसका, तो इसको अपने दिमाग में रखो, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इसको इमेजिन करो 3D में, तो चीजें बहुत आराम से समझ आएंगी, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।